नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डेंग एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप और आपका परिवार पूर्णतः स्वस्थ होंगे और आपका काम भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। हमारे बीच मनोज पांडे सर आ चुके हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर एफपीआरटी के मंच पे। और अशोक कालरा जी, नमस्कार। ये नमस्ते सबको, नमस्ते, राम राम। राम 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 सर, नमस्कार राम राम। नमस्कार प्रभु जी, सभी का स्वागत है। और राजेश चेतन जी आज हमारे बीच हैं। मैं चाहूंगा राजेश भाई से ही शेयरिंग की शुरुआत करें। राजेश चेतन सर, गुड मॉर्निंग। आप प्रधान हैं एफपीआरटी के। अनम्यूट करके बात करें सर, ऐसे सुनेगा नहीं हमें। गुड मॉर्निंग सर, पांडे सर का एफपीआरटी परिवार में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। और शेयरिंग तो एक ही है। इस समय भारतीय सेना के साथ देश खड़ा है। आतंकवाद को समाप्त करना है। जो काम भगवान राम ने किया, वो भी आतंकवाद से लड़े थे, हम भी लड़ेंगे। बस यही शेयरिंग है। बहुत बढ़िया सर। अगर बिजनेस थोड़ा महीना 15 दिन कम हो जाएगा तो भी चलेगा, जी पर पाकिस्तान की कमर तोड़ना ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। जी। तो हम सब अपने कर्तव्य का पालन करें, जो भी सरकार के दिशा निर्देश हो उनको फॉलो करें। और एक फौजी केवल सीमा पर नहीं लड़ता, एक नागरिक को भी फौजी का कर्तव्य निभाना होता है। तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी इजराइल की तरह हम भी फौजी बनकर देश के साथ खड़े हो जाएं। मेरी आज की शेयरिंग बस इतनी ही है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। किसी भी भाई की कोई अच्छी शेयरिंग है, अच्छा काम हुआ है, कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, आप अपना डिजिटल हैंड रेज करें और अपनी शेयरिंग करें। त्यागी जी चंडीगढ़ से आज हमारे साथ, अनम्यूट करके बात करो त्यागी जी। त्यागी सर। जी सभी भाइयों को नमस्कार। नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते। एक सेकंड में वीडियो ऑन कर लूँ जरा। हाँ कर लो सर, तभी पैसे मिलेंगे आपको। हाँ, यस यस। जी भाई, सेवा बताओ। हुक्म करो। मैंने कहा, अरे भाई ऐसे शक्लें याद भूल जाएंगे हम सबकी। नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलेंगे भाई। मैं हाँ। सुनील भाई बहुत बहुत आपको याद करता हूँ। नहीं, आप बताएं, कोई भी अच्छे एक्सपीरियंस है आपका, बाकी भाइयों का भी फायदा हो जिससे, आप बताएं सर। एक्सपीरियंस तो भाई बहुत है, जो सा मर्जी पूछ लो। हाँ हाँ कोई क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ऐसे तो बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। हाँ। बट कोई भी यदि आपको लगता है क्वेश्चन कर लो। आजकल जैसे ना लोग लिंगर ऑन बहुत कर रहे हैं, बताते हैं मैं सोचता हूँ, वाइफ से पूछता हूँ। जबकि वाइफ से क्या पूछना होता है, कोई पूछता है वाइफ से? जी जी जी। वो उसके क्यों लिए पोस्ट उसके लिए भाई, हाँ, उसके लिए पोस्टपोन भाई क्यों जो कर रहे हैं मेरा लोग? एक्सपीरियंस है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, जो मेरे को पिछले साल से थोड़ा सा मैं कन्वर्ट हुआ हूँ। जी। अभी अभी माहौल है टर्म इंश्योरेंस और यूलिप का, या टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का। ओके। अभी लोग बाग देखो, काफी पॉलिसी सरेंडर भी हो रही है, क्यों हो रही है, और बहुत मोटा लॉस उठा रहे हैं लोग बाग। ओके। मतलब कितना भी आप हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ये लॉस हो गया, ये हो गया, ये आपको मैच्योरिटी आएगा, ये आएगा। क्योंकि आज का ट्रेंड जो है ना जी, वो शॉर्ट टर्म का आ गया है। हम्म। तो शॉर्ट टर्म में हमें कन्वर्ट होना पड़ेगा थोड़ा सा। टर्म इंश्योरेंस के ऊपर हम जो ध्यान देंगे, तो टर्म इंश्योरेंस हमारा लॉन्ग रन में चलेगा। तो ये मेरा मेरा सुझाव है कि भी सभी को टर्म इंश्योरेंस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस गाइड करो पहले, भले ही कस्टमर दूसरा चीज मांग रहा है ना, टर्म इंश्योरेंस की भी उसको गाइड करो, क्योंकि कल को दूसरा कोई कस्टमर कोई ना कोई बता देता है उसको हम्म। कि नहीं नहीं ये करो। मैं कोई अभी रिसेंटली पॉलिसी करके आया, जिसका 3,34,000 रुपये प्रीमियम था। हम्म। नेक्स्ट डे मेरे को फोन आ गया, त्यागी साहब अभी चेक रोक देना। तो मैं समझ गया कि इसने किसी से बात कर लिया है, और बात करके इसने कन्वर्ट करेगा अब ये बात को। तो हम्म। मेरा बात हुआ, मैंने कन्वर्ट किया उसको। तो मैंने उसको क्या किया कि मैं आपको इसके साथ में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस दे रहा हूँ, ऑलरेडी दे रहा हूँ। हम्म। उसको नहीं पता था कि मैं 3,34 में उसको टर्म इंश्योरेंस भी दे रहा हूँ। हम्म। तो जब उसको लगा कि टर्म इंश्योरेंस भी मेरे को मिल रहा है, तब वो सेटिस्फाई हुआ। उसने कहा कि चलो कंटिन्यू करो। तो अभी उसके कल या आज मेडिकल होंगे। तो मेडिकल होके बाद में देखेंगे भाई क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू त्यागी जी। और वेलकम कोई? जी, वेलकम। हाँ, और कोई भाई शेयरिंग करना चाहता है? नहीं करना चाहते तो मैं चाहूंगा फिर आज के स्पीकर को हम इनवाइट करें, क्योंकि उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। मैं अतुल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। अतुल भाई हमारे सेक्रेटरी हैं
एफपीआरटी के और हमेशा तत्पर रहते हैं एफपीआरटी के लिए। और अतुल भाई ही मनोज सर को रिक्वेस्ट करके लाए हैं उनके बिजी शेड्यूल से। मैं चाहूंगा अतुल भाई ही उनको इंट्रोड्यूस करें। अतुल भाई, वेलकम। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई। छोटी छोटी दो शेयरिंग करूंगा, उसके बाद फिर आगे हम अपने आज आज के स्पीकर को इनवाइट करेंगे। ओके। पहली शेयरिंग तो ये है कि मैं एक जैन बिजनेस नेटवर्क से जुड़ा हूँ, और मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से, मतलब वैसे तो हम लोग बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशन में है, तो हम लोग सभी जानते हैं लाइफ इज अनसर्टेन, ठीक है। सभी को मालूम है कि लाइफ इज अनसर्टेन, कोई लाइफ की कोई गारंटी नहीं है कि कब हो जाए। बट मेरे साथ लास्ट वीक एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मुझे लगा कि आज आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँ मैं। 3 तारीख को हम लोगों की मीटिंग थी रेडिसन ब्लू कौशाम्बी के अंदर, और एक हमारे पार्टिसिपेंट थे, वो आर्किटेक्ट थे और बड़े सीनियर आर्किटेक्ट, मतलब 60-61 की एज शायद होगी, 61-62 साल की एज होगी। और वो उन्होंने अपनी उनकी ना, जैसे बीएनआई में एक प्रेजेंटेशन होती है 6-8 मिनट की, ऐसे ही वो जैन बिजनेस नेटवर्क में भी ऐसी ही 6-8 मिनट की प्रेजेंटेशन होती है। तो उन्होंने अपनी वो प्रेजेंटेशन दी, और जब वो अपना सारा पूरा प्रोसेस समझा रहे थे तो लगा कि वो कितने बड़े, मतलब कितने एजुकेटेड तो है ही है बेसिकली, और कितना बड़ा काम है। होटल्स उन्होंने बनाए थे, जैन मंदिर, बहुत सारे जैन मंदिर का आर्किटेक्चर उन्होंने बनाया था, और मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर। उनका जब चांस की बात थी, मैं उनसे 7-8 महीनों से जुड़ा हुआ था, लेकिन किसी रीजन से मेरी उनसे 1-to-1 जो हमारी P2P होती है वो नहीं हो पाई थी। लेकिन उस दिन जब प्रेजेंटेशन दी तो उसके बाद मैं उनसे मिला, तो मुझे बड़ा, मैंने उनसे काफी देर डिस्कस करी। और ये तारीख, ये बात मैं बात कर रहा हूँ 3 मई की, और 4 मई को दोपहर में 3 बजे हमें मैसेज आता है कि ही इज नो मोर। मतलब मतलब आप समझो, एक दिन पहले एक आदमी इतने अच्छे से सूट टूट में प्रेजेंटेशन दे रहा है और अच्छे से कर रहा है, तो और अगले दिन देयर इज नथिंग लेफ्ट। तो मैं सब लोगों से फिर इस प्लेटफॉर्म से जितने भी लोग हैं, आप हम लोगों को ये जैसे भी त्यागी जी ने बताया कि टर्म प्लान होनी चाहिए, ये सब लोगों को अपना इंश्योरेंस जरूर चेक करना चाहिए। देखो, जब आदमी जाता है ना, तो आदमी जाने के बाद ना इमोशंस थोड़े से दिन तक रहते हैं, ठीक है। इमोशन लॉस ना थोड़े से दिन का रहता है, जो फैमिली होती है उसको सफर करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद यदि कोई चीज सपोर्ट करती है ना, तो वो पैसा करता है, अमाउंट मनी करता है। तो अपन लोगों को, सब लोगों को ये इस मतलब अपने को एक बार रीचेक करना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे आज कितना स्टैंड कर रहे हैं, कैसे हम अपने आप को स्टेब्लिश कर पा रहे हैं। मेरा ये एक शेयरिंग तो ये थी। दूसरी शेयरिंग ये थी, जैसे हम लोग हमारे प्रधान श्री राजीव शेखर जी हमेशा कहते हैं हरकत में बरकत है, तो उसका भी एक एग्जांपल मैं आज आपको देकर के अपनी बात फिर से मैं आज के स्पीकर को इनवाइट करूंगा। मेरे क्लाइंट है, 2 ब्रदर हैं, और वो ऑटो मैकेनिक है, और वो मेरे साथ 25 सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 25 सालों से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और दोनों भाई आज भी, मतलब वो 25 साल पहले भी ऑटो मैकेनिक थे, आज भी वो ऑटो मैकेनिक ही हैं, और अपनी शॉप चलाते हैं, और रिजनेबली उन्होंने काफी पैसा कमाया है। लेकिन उन्होंने अपना जो मेन काम है ना, वो एज इट इज रखा। अभी भी जब हम पहुंचे तो देखते हैं कि एक भाई ऑटो के नीचे उसको रिपेयर ही कर रहा होता है, 2 में से एक भाई तो ऑटो के नीचे घर बैठा होता है, ठीक है। तो लेकिन पैसा उन्होंने रिजनेबली अच्छा कमाया। तो वो मुझे, मेरी जर्नी वो जब से जानते हैं, जब मैं पैशन प्लस में उनके पास जाता था, फिर मैं वैगनार में जाने लगा, फिर मैं डस्टर में जाने लगा, अब मैं मर्सिडीज लेके पहुंचा। भाई ऐसी मतलब मैं निकल रहा था, तो मैंने सोचा कि आज इनसे मिलते हुए चलते हैं, ठीक है। हरकत में बरकत है, इसका मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ। मैं वहां से जब निकला उनके पास से, तो उन्होंने देखा, तो बड़ी रिस्पेक्ट भी बड़ी करते हैं, और बड़े तो कह लगे, सर आप को मैं याद कर रहा था। मैंने कहा, सर अच्छा आप मुझे फोन करते हैं, अब कोई ऐसी बात नहीं। नहीं सर, बस आप आगे तो एक पॉलिसी बना दो। अब मैं सोच रहा हूँ कि LIC के अंदर हम लोग काफी स्ट्रगल कर रहे हैं पॉलिसीज लेने के लिए, है भाई नहीं। और मैं गया वहां पे, तुरंत उन्होंने उन्होंने कहा छोटी सी पॉलिसी बना दो। पॉलिसी छोटी लेते हैं, लेकिन ये है कि जब मिलते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ करते हैं। तो मुझे एक छोटे से अमाउंट की पॉलिसी हाफ ईयरली मोड पे मिली। बट मुझे लगा कि यार हमें ना अभी हम जो अपने ऑफिसों में बैठ गए ना, उससे हमें बाहर आना पड़ेगा काम को करने के लिए। घर से, ऑफिस से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से सिर्फ है हेलो करना पड़ेगा, इससे भी शायद काम निकलेगा। ये मेरी सेकंड शेयरिंग थी। अब मैं आगे ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के जो स्पीकर हैं प्रोफेसर मनोज पांडे सर को इनवाइट करता हूँ। और मनोज पांडे सर के लिए को मिलवाने का श्रेय हमारे प्रधान श्री राजेश चेतन जी का रहा है। हमें उन्हीं के थ्रू हम आज पांडे सर से मिल पाए थे डे 1 पे। लेकिन आज पांडे सर से या बिमटेक से ऐसे रिलेशंस बन चुके हैं कि हम लोग कंटिन्यूस एक दूसरे से बात करते रहते हैं। और पांडे सर मैं पांडे सर के एक ऐसे ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के
फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बहुत सारे दिग्गज लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मुझे बहुत सारी इंडस्ट्री की अच्छी अच्छी न्यूज पांडे सर की वजह से मिलती रहती है। पांडे सर हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में यदि हम बात करें तो विश्व पितामह की पदवी दी जाए तो कोई गलत नहीं होगी। बहुत सालों से, मतलब 30-35 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में काम करने के बाद उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेने के बाद अपने इस एजुकेशन के फील्ड में एंट्री ली है। और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग हमारे एफपीआरटी के लोग पांडे सर को जानते हैं, क्योंकि पांडे सर हमारे रेगुलर इन्वाइटी रहे हैं, हमेशा आते रहते हैं। और हम लोग अपने आप को, और एफपीआरटी अपने आप को फॉर्चुनेट समझता है कि ऐसे इतने बड़े लोग जिनके पास टाइम की बहुत कमी होती है। हम लोग किसी भी स्पीकर को कोई मतलब कोई पैसा या कोई कुछ देते नहीं है, उसके बावजूद भी ये लोग सारे लोग हमारे लिए अवेलेबल हैं। मैं सभी लोगों से, जितने भी लोग अभी हमारे पास आए हैं, एक एफपीआरटी में जो एक स्पीकर को बुलाने का जो तरीका है, चैट बॉक्स को भर दीजिए। मैं आज पांडे सर का बहुत बहुत दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज का सेशन लेने के लिए। और मैं अब आपको आमंत्रित करता हूं एफपीआरटी के मंच पे। सर, आज का सेशन शुरू किया जाए। और बहुत आप बहुत धन्यवाद सबसे सर। रिक्वेस्ट है, अपना अपना कैमरा ऑन करें। स्पीकर को भी अच्छा लगता है वो किसी से बात कर रहे हैं तो, ऐसे किसी का नाम कुछ लिखा हुआ है, सैमसंग लिखा हुआ है, अब गुरु सामने है तो थोड़ा तो दिखाओ आप अपने लिए। थैंक यू दोस्तों। पांडे सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है? अब आइए सर, अब आइए। गुड मॉर्निंग सर, आइए। तो मैं अपना हाँ, तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि राजेश जी ने कहा, सीमा पर लड़ रहे हमारे जो सैनिक भाई हैं उनको नमन करते हुए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जब वो लड़ाई लड़ रहे हैं सीमा पे, तभी हम लोग कल रात में सो भी रहे थे दिल्ली में। जम्मू वगैरह लोगों के लिए तो दिक्कत रहा होगा। तो मैंने बस अपने लेक्चर के लिए एक पीपीटी बना लिया है, तो मैं उसको शेयर करता हूँ जस्ट फॉर द। अदरवाइज ये तो टॉपिक ऐसे हैं जो हमें डिस्कस करना है, एक दूसरे के साथ समझना है। कोई वन साइडेड लेक्चर टाइप ये नहीं है। विजिबिलिटी दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है सर, दिख रही है, दिख रही है। चलिए, तो टॉपिक बड़ा ही सिंपल है। जो कोई भी सेक्टर हो, उसके मतलब रेगुलेशन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए सरकार नियम कानून बनाती है। और ये नियम कानून समय के अनुसार बदलते भी रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है, समाज की आवश्यकता बदल जाती है, लोगों का अप्रोच बदल जाता है, सरकार की खुद की अपनी आवश्यकताएं बदल जाती हैं। और इसलिए समय समय पे बदलाव होते रहते हैं। वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो रूल रेगुलेशन जो वाला जो सेक्टर होता है वो फाइनेंशियल सेक्टर होता है। और उसमें भी जो इंश्योरेंस का सेक्टर होता है, उसमें सरकारें, चाहे वो इंडिया की हो कहीं की भी हो, रिलेटिवली मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा रेगुलेट किया जाता है। और कारण सिर्फ ये है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक मोटर गाड़ी खरीदते हैं तो आपका स्टेक है 10 लाख रुपया, 20 लाख, 25 लाख रुपया हो सकता है। जबकि फाइनेंशियल सेक्टर में किसी की जिंदगी भर की कमाई हो सकती है। इसलिए कहीं की भी सरकार हो, इंडिया का रेगुलेशन ज्यादा टफ हो सकता है, अमेरिका का कम हो सकता है। लेकिन अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो वहां भी इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर के जो रेगुलेशन होते हैं वो काफी स्ट्रिंजेंट होते हैं, और इसका होना लाजमी है। भारत में भी, क्योंकि ये बहुत सारे लोग उम्र दराज हैं इस ग्रुप में, हमारे उम्र के भी, हमसे सीनियर भी लोग हैं और बहुत जूनियर लोग भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडिया की बात करें तो 2-3 बड़े बड़े पड़ाव आए हैं। सबसे पहला जो पड़ाव था, जिसको हम लोग कहते हैं 1956 में, जब इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया में गवर्नमेंट के कंट्रोल में लिया गया। लेकिन याद रखिए कि 1956 में केवल लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज किया गया, जनरल को नहीं किया गया था। तब सारी कंपनियों को मिलाकर के लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। 1972 में वैसा ही कार्य किया गया, जब जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां, जनरल इंश्योरेंस कंपनियां इंडिया में काम करती थी, उनको मिला करके सरकारी कंपनी, 4 सरकारी कंपनियां बनाई गई। और ये 1956 से लाइफ इंश्योरेंस और 1972 से जनरल इंश्योरेंस भारत सरकार के कंट्रोल में आ गया। चीजें बदली।
1991 was a very historic year in our economic calendar. जब सरकार आई, पीवी नरसिम्हा राव जी आए, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और हमें आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से लोन लेना था। उनसे लोन लेने के उनके अपने कंडीशन होते हैं। भारत में इतना पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा मार्केट है, तो एक कंडीशन ये भी था लोन लेने के लिए कि आपको अपने फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर को, इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन अप करना होगा, यानी बाहर के कंपनियों को और प्राइवेट कंपनियों को आपको आने देना पड़ेगा। और उसको हम लोग याद करते हैं एलपीजी से ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नट सेल में कुल मिला के ये बात थी कि एक कंडीशन था कि आपको अपने इंश्योरेंस सेक्टर में भी प्राइवेट कंपनियों को और ग्लोबल यानी बाहर की कंपनियों को आने की अनुमति देनी पड़ेगी। काफी लंबी लड़ाई रही। मैं 1992 से एलआईसी में जुड़ा रहा और कम से कम 10-15 दिनों की सैलरी हम लोगों ने अलग अलग समय पे स्ट्राइक करते हुए गंवाई, इस चीज का विरोध करते हुए। लेकिन एक कहावत है ना कि जिस चीज का समय आ गया उसको कोई रोक नहीं सकता है। फाइनली 2000 में भारत सरकार ने यह डिसाइड किया कि हम प्राइवेट कंपनियों के अलाउ करेंगे और तब IRDAI की मतलब स्थापना हुई। शुरू में इसका नाम केवल इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी था, 1996 में बना था, तब एलआईसी के चेयरमैन इसके पहले अथॉरिटी थे। बाद में इसमें डी वर्ड जोड़ा गया तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हुआ और अभी 3 साल पहले इसमें इंडिया वर्ड भी जोड़ा गया, तो अब इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दैट इज द ब्रीफ ऑफ द पार्ट ऑफ द रेगुलेशन। जैसा कि मैंने कहा समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं। 2000 में पहली इंश्योरेंस कंपनी का आगमन हुआ और तब से लेकर के आज तक पिछले 25 सालों में, अभी जस्ट कुछ दिन पहले, महीना भर पहले ही IRDAI का 25वां साल मनाया गया और इस पूरे 25 साल के दौरान एक सेंचुरी मतलब क्वार्टर सेंचुरी हो गया। चीजें बहुत सारी बदली हैं, हम लोग बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ करना अभी बाकी भी है। जैसा कि मैंने कहा समय बदलता है, लोगों के रिक्वायरमेंट बदलते हैं, गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटी बदलती है और उस हिसाब से समय समय पर हर रेगुलेशन में बदलाव किया जाता है। अभी जब बजट आया था, उस बजट के पहले इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारी हलचलें मची हुई थी, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि बहुत सारे रेगुलेशंस में बदलाव आएंगे। जो हमारे तब के जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो चेयरमैन थे देवाशीष पंडा जी, वो काफी अपने एक्टिव मोड में थे और एक भूचाल आने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन जब बजट आया तो 8 या 9 जो भी प्रपोजल डिस्कशन में थे उसमें से केवल एक प्रपोजल आया बजट में और वो था FDI के हाइक का, और बाकी चीजें अभी भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी का गार्जियन डिपार्टमेंट होता है, वहां पेंडिंग है। और ये उम्मीद की जाती है कि जब ये मानसून सेशन जब पार्लियामेंट का शुरू होगा, यही जून जुलाई में, तब ये सारी चीजें आएंगी। तो आज का जो ये सेशन है इसी पे है कि क्या क्या चीजें बाकी हैं, और उसके आने से एक तो एज ए इंश्योरेंस प्रोफेशनल हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे सेक्टर में क्या क्या चीजों पर डिस्कशन हो रहा है। क्योंकि होता है, जैसा कि अतुल जी ने कहा कि हरकत है तो बरकत है, लेकिन मैं उसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो 2 चीजों की तो जरूरत आपको होती है। क्योंकि जाते हुए आप बीमा नहीं बेचते हैं, आप जनरल बातें करते हैं, समाज की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, और उस बात करने के बाद ही आपका एक इंप्रेशन बनता है सामने वाले के ऊपर, और फिर में भी कभी बाद में बिजनेस होता है। तो जो बोलते हैं ना ब्रेकिंग द आइस, या अपना इंप्रेशन बनाने के लिए आपको जनरल चीजों की जानकारी बहुत ही जरूरी है, और इस संदर्भ में आपको अपने सेक्टर के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है। और इस संदर्भ में शायद ये सेशन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो। तो हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, जो लिस्ट ऑफ प्रपोजल 100% FDI, ये तो हो गया है, लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। बाकी जो चीजें अभी अंडर कंसिडरेशन है, डिस्कशन के डिफरेंट फेजेस पे है, और संभव है कि अगले, इसमें से सभी तो शायद नहीं आए, लेकिन कुछ इसमें से जरूर मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट जब आएगा तो आएंगी, और इस पे हम लोग को अपना एक जनरल आइडिया बनाना चाहिए। क्या क्या है उसमें, कंपोजिट लाइसेंस, स्मॉल एंड रीजनल इंश्योरेंस कंपनी का सेटअप, डिफरेंशियल कैपिटल एंड सॉल्वेंसी नॉर्म, कैप्टिव एंड कोऑपरेटिव लाइसेंसिंग, ओपन आर्किटेक्ट फॉर एडवाइजर जो आपसे सीधे जुड़ा हुआ है हम सबसे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स,
रिलैक्सेशन इन इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन, और बाद में एक बीमा ट्रिनिटी, जो कि एक रेगुलेशन तो नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उस पर बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 100% एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई। एफआईआई का सीधा संबंध हमारे स्टॉक मार्केट से होता है, और उसका मतलब ये होता है कि विदेशी लोग जो हमारे एग्जिस्टिंग कंपनियों में जिसके कि शेयर या बॉन्ड मार्केट में है उसमें क्या इन्वेस्ट करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ा अलग लेवल का है। ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जो आता है और जिससे कि कोई नई कंपनी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, की शुरुआत होती है। यानी ये ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। एफडीआई मतलब एक नई कंपनी की शुरुआत। इंश्योरेंस सेक्टर में जैसा कि आप जानते हैं, जब रेगुलेशन आया तो 26% शेयर अलाउ किया गया 2000 में, बाद में 2009 या 2015 में ये बढ़ा करके 49% किया गया, 2019 में इसको बढ़ा करके 74% किया गया, और इस बजट में इसको 100% किया गया। इसका मतलब यह है कि अगर कोई विदेशी मूल का कंपनी चाहता है तो इंडिया में 100% मालिकाना हक के साथ इंश्योरेंस कंपनी शुरू कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस कंपनियां होती है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो होता है हमारा इंश्योरेंस इंटरमीडियरी, जो बीमा का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसमें आपका इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म होते हैं, आपके इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म होते हैं, उसमें आपके क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट एजेंट्स होते हैं। इन सब चीजों में 2019 में ही 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया था, और यहां मूवमेंट हुआ। आज के डेट में इंडिया में कम से कम 5 या 6 इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनियां हैं जो 100% ओन्ड, फॉरेन ओन्ड है। मार्श है, एऑन है, हॉर्डन है, अभी लॉक्टन आया है, गालागर है। ये सभी फॉरेन ओन्ड कंपनी है, इसमें इंडियन लोगों का शेयर नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी में इवन इफ 74% अलाउ किया गया, मूवमेंट नहीं हुआ, और अभी 100% भी अलाउ किया गया है, तो मुझे इस बात का डाउट है कि इंश्योरेंस कंपनियां, विदेशी इंश्योरेंस कंपनियां लाइन लगा के खड़ी होने वाली हैं। कारण 2-3 है। पहला कारण यह है कि भारत सरकार ने 100% एफडीआई तो अलाउ किया है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि जो मैनेजमेंट की जो टीम होगी उसमें इंडियन लोगों का अभी भी वर्चस्व होगा, जो विदेशी लोग लाइक नहीं करते हैं। दूसरी बात है जो फिर उनको तकलीफ होती है, इन विदेशी कंपनियों की जो इनका अपना जो आदत है, इनकी जो रेगुलेशन है कि कभी आएंगे कभी चले जाएंगे, एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट, दोनों चीजों को ये बहुत आसान चाहते हैं कि जब हमको मन में आएगा हम अपना बिजनेस बेच के चले जाएंगे। भारत सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। आना तो चलिए आपके लिए हम आसान कर देंगे, लेकिन आप हमारे पॉलिसी होल्डर का पैसा यहां वहां करके आप भाग नहीं सकते हैं। तो एग्जिट बैरियर अभी भी स्ट्रिक्ट है, जो इनको पसंद नहीं है। और भी कारण है, टैक्सेबिलिटी का एस्पेक्ट है। अभी भी भारत सरकार लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर इन्वेस्टमेंट करने का परमिशन नहीं देती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी, हालांकि सरकार ने एफडीआई 100% कर दिया है, लेकिन कंपनियों की कोई लाइन लग जाएगी ऐसी उम्मीद इंश्योरेंस सेक्टर भी नहीं कर रहा है। इंटरमीडियरी में चूंकि बहुत खर्चा नहीं होता इसलिए लाइन लगी है, और भी कंपनियों के आने के आसार हैं। तो इसीलिए मैंने बता दिया कि क्यों अभी लोग नहीं आ पा रहे हैं। कंपोजिट लाइसेंस, इसका होने की बहुत ही संभावना है। अगर आप जानते होंगे तो इंडिया में 3 तरह के लाइसेंस मिलते हैं। एक मिलता है कि आप लाइफ एंड एन्युटी का काम करेंगे, जैसे एलआईसी है, एचडीएफसी लाइफ है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल है। दूसरा होता है कि आप जनरल इंश्योरेंस, जिसको हम लोग इंडिया में नॉन लाइफ भी कहते हैं, उसमें आप काम करेंगे। उसमें मेडिकल भी होता है, मोटर, मेडिकल, लाइबिलिटी, प्रॉपर्टी, कैजुअलिटी एंड सो ऑन। बाद में इंडिया में आईआरडीआई ने स्टार्ट किया कि अगर आप केवल हेल्थ इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं तो उसका भी एक सेपरेट लाइसेंस मिलने लगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरेंस। शाही कंपनी जैसे केयर है, स्टार हेल्थ है, गैलेक्सी है, ये लोग केवल हेल्थ करते हैं और हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा बहुत पर्सनल एक्सीडेंट और ट्रेवल इंश्योरेंस की पॉलिसियां ही करते हैं। लेकिन अभी भी इंडिया में कंपार्टमेंटलाइजेशन है, लाइफ, नॉन लाइफ, ओनली हेल्थ। कंपोजिट इंश्योरेंस का मतलब होता है कि एक कंपनी होगी जो हर तरह की पॉलिसियां बेच सकती हैं, यानी डिमार्केशन नहीं रहेगा। लाइसेंस मिला, आपको लाइफ बेचना है लाइफ बेचिए, हेल्थ बेचना है हेल्थ बेचिए, जनरल मोटर जो बेचना है बेचिए। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है।
1956 के पहले इंडिया में कंपोजिट लाइसेंस का ही कल्चर था। और जब एलआईसी का गठन हुआ तो आप मान के चलिए कि एलआईसी का गठन सारी इंश्योरेंस कंपनी को मर्ज नहीं किया गया, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां थी उसको मर्ज किया गया, और जो कंपोजिट लाइसेंस वाली कंपनियां काम करती थी उनके लाइफ बिजनेस को मर्ज किया गया। क्लासिक एग्जांपल है आपका न्यू इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस। एश्योरेंस हमेशा वर्ड यूज होता है लाइफ इंश्योरेंस के संदर्भ में। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस वाज एक कंपोजिट इंश्योरेंस कंपनी। तो 1956 में उनका जो लाइफ बिजनेस था वो एलआईसी के साथ आ गया, वो जनरल इंश्योरेंस के रूप में काम करते रहे, और फिर 1972 में तो खैर सरकार ने उनका भी अधिग्रहण कर लिया। नाउ इसका फायदा क्या है? सरकार का ये मानना है, या जो थॉट लीडर है या जो रेगुलेटरी अथॉरिटी में लोग बैठे, या हम जैसे लोगों का भी मानना है कि ये कंपार्टमेंटलाइजेशन एक बैरियर, आर्टिफिशियल बैरियर पैदा करता है। मुझे अपने घर के इंश्योरेंस की जरूरत है तो मुझे एक कंपनी से मोटर लेना है, दूसरे से हेल्थ लेना है, तीसरे से लाइफ लेना है, वगैरह वगैरह। क्या यह अच्छा बात नहीं होगा कि हमारे पास एक ही कंपनी हो जिससे मैं अपनी सारी आवश्यकताओं की पॉलिसियां ले सकता हूं? तो ये कंसेप्ट है, और संभवतः जो प्रपोजल्स हैं इसमें ये इस प्रोडक्ट के, इस लाइसेंस, इस रेगुलेशन की आने की बहुत ही प्रबल संभावना है। तो इसीलिए चर्चा भी है कि क्या एलआईसी भी हेल्थ इंश्योरेंस बेचना शुरू करेगी। खैर एलआईसी ने तो एक अलग रूट तैयार किया है, लेकिन आने वाले समय में यह संभव होगा कि हमारे पास जितनी भी कंपनियां हैं, नई कंपनियां लाइसेंस नया ले लें या पुरानी कंपनी भी कंपोजिट लाइसेंस पे चले जाए। कुल मिलाकर के ऐसा लाइसेंस जो एक ही कंपनी लाइफ, जनरल, हेल्थ सब कुछ पॉलिसी बेच सकती है, इसकी संभावना बहुत प्रबल है कि यह आएगा। दूसरी जो संभावना है वो ये है कि अभी हमारे यहां कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जब आती है तो उसको 100 करोड़ का कैपिटल शुरुआत में लाना पड़ता है, और अगर वो री इंश्योरेंस कंपनी है तो 200 करोड़ का मिनिमम कैपिटल चाहिए। लोगों का यह मानना है कि ये जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है ये थोड़ा स्ट्रिंजेंट है। समय के साथ बहुत सारे ऐसे इंटरप्रेन्योर मार्केट में आए हैं जो केवल हेल्थ इंश्योरेंस में, केवल डायबिटिक हेल्थ इंश्योरेंस में, केवल मोटर इंश्योरेंस में काम करना चाहते हैं। अभी क्या है कि जब हम लाइसेंस देते हैं तो थ्योरेटिकली हम किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को यह परमिट करते हैं कि आप हर लाइन ऑफ बिजनेस में काम कर सकते हैं। कोई कहेगा कि नहीं हमको केवल मोटर में करना है, वो भी केवल बिहार में या केवल दिल्ली शहर में करना है, दिल्ली स्टेट में करना है। अब उसके लिए फिर 100 करोड़ का पैसा लाना मुश्किल हो जाता है। एक और भी लॉजिक लोग देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एंट्री बैरियर ज्यादा है, इतने बड़े देश में 144 करोड़ के पॉपुलेशन के देश में इंश्योरेंस कंपनियों की संख्या केवल 70 है, जबकि दुबई जैसे देश में जहां का पॉपुलेशन मुझे नहीं मालूम 3-4 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, 5 करोड़ होगा, वहां 200, 250, हजार कंपनियां होती हैं, इंटरमीडिएट मिला दिया जाए तो। उसका कारण है कि एंट्री बैरियर, कंपनी खोलने का जो रिक्वायरमेंट है वो छोटा होता है तो कंपनियां आती हैं। हाँ, अगर आपका रेगुलेटरी एस्पेक्ट मजबूत हो तो कम कैपिटल से भी इंश्योरेंस कंपनियां आ सकती हैं। तो ये जो प्रपोजल है, ये 100 करोड़ का जो रिक्वायरमेंट है इसको घटा दिया जाए, और सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस, यानी मे बी ओनली मोटर, ओनली हेल्थ, ओनली लाइबिलिटी, ओनली स्टेट वाइज, कि हम कर्नाटका में काम करेंगे, हम बिहार में काम करेंगे, इस तरह की कंपनियों को भी हम लोग अलाउ करें। इससे क्या होगा? अब देखिए एक बात और भी जेन्युइन बात है कि हमारा देश इतना बड़ा है कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कल ही मैं पढ़ रहा था, एक कंसेप्ट है जियो मेडिकल का। जियो मेडिकल का मतलब होता है कि हमारे देश इतना बड़ा है कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग बीमारियों का एक पैटर्न होता है। अब हमारा जो प्रीमियम होता है वो पूरे देश के एवरेज के बराबर होता है। ये क्या उचित नहीं है कि रीजनल बेसिस पे हम इंश्योरेंस कंपनी खोलें ताकि रीजनेबल प्रीमियम का मतलब बंटवारा हो सके? एनीवे, इसका मतलब सिर्फ ये है कि संभवतः है कि अगले रेगुलेशन में हम छोटी छोटी कंपनियों को भी आने का मार्ग प्रशस्त करें। लेकिन जब ये रेगुलेशन आएगा तो उसी से रिलेटेड हो जाएगा आपका डिफरेंशियल कैपिटल एंड सॉल्वेंसी नॉर्म। अभी सबके लिए रूल एक ही है कि कम से कम 100 करोड़ का कैपिटल चाहिए, और सॉल्वेंसी मार्जिन का मतलब होता है कि आप कितने सिक्योर्ड हैं, एसेट लाइबिलिटी वाली जो बात होती है। और इंडियन नॉर्म में एक्सपेक्टेड है कि हर कंपनी का कम से कम 150% सॉल्वेंसी मार्जिन होगा, यानी आपके पास जो अथराइज्ड और कैलकुलेटेड एसेट है उसका एक एक्चुअल कैलकुलेशन होता है,
वो आपके पोटेंशियल लाइबिलिटी से 1.5 गुना होना चाहिए। अगर ये घटता है तो IRDA के चाबुक पड़ता है। ये अलग बात है कि हमारी जो जितनी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं बारिंग न्यू इंडिया, सब आजकल इस मामले में फिसड्डी साबित हैं, लेकिन चूंकि वो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं उनको स्पेशल रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द कंपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक, उम्मीद की जा रही है कि शायद इसको 100 से घटा करके 25 पे लाया जाएगा, 25 करोड़ पे। लेकिन उसी तरह से डिपेंडिंग अपॉन द लाइन ऑफ बिजनेस हर कंपनी का अपना री इंश्योरेंस अरेंजमेंट कितना अच्छा है, उसके बेसिस पे उसका सोल्वेंसी रिक्वायरमेंट कम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए कि मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जो छोटी कंपनी है, लाइबिलिटी लाइन ऑफ बिजनेस में केवल काम कर रही है और उसका री इंश्योरेंस सपोर्ट 99% है, यानी कोई भी क्लेम आएगा तो उसका 99% का जो लाइबिलिटी होगा वो फॉरेन कंपनी री इंश्योरेंस कंपनी का होगा। तो क्या इस कंपनी को भी 150 सॉल्वेंसी करना जरूरी है? जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी ही कम है। तो इसकी भी संभावना है, अगर वो स्मॉल कंपनी वाला रेगुलेशन पास होगा तो ये डिफरेंशियल सॉल्वेंसी और डिफरेंशियल कैपिटल वाला नॉर्म भी उसके साथ ही आएगा। अब आ जाते हैं अगेन जो काफी डिबेटेबल है और शायद इसकी आने की संभावना कम होगी, ये मेरा अपना मानना है, लेकिन हमें जानना जरूरी है। इसको बोलते हैं कैप्टिव। कैप्टिव एक अलग है लाइसेंस और कोऑपरेटिव लाइसेंस अलग है। तो पहले हम कैप्टिव को समझते हैं। कैप्टिव का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है घरेलू, घर का अंदर का मामला। कैप्टिव बिजनेस यानी हमारे घर का क्या बिजनेस है। उसी तरह से ये देखा गया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज है, मानिए रिलायंस हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, टाटा स्टील ग्रुप मान लीजिए, इनकी खुद की 3 अलग अलग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और ये लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है काफी स्ट्रांग रखते हैं। वो ये देख रहे हैं कि यार मैं हर साल करोड़ों का प्रीमियम देता हूं, मैं इतना अच्छा अपना फैसिलिटी मेंटेन करता हूं, हमारे कंपनी में कभी कोई रिस्क हुआ नहीं, कभी कोई क्लेम आया नहीं, फिर भी हमें साल दर साल प्रीमियम देना पड़ता है। उन्हें प्रीमियम क्यों देना पड़ता है? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां स्टील इंडस्ट्री एज ए होल का जो लॉस होता है उसके बेसिस पे अपना प्रीमियम फिक्स करती हैं। यानी कोई कैजुअल कंपनी हो जहां हर साल क्लेम आता हो, उसका क्लेम का भी एक शेयर टाटा स्टील को देना पड़ सकता है। तो एक बात आती है कि हम क्यों ना अपना खुद का ही इंश्योरेंस करें। संभव है, इंडिया में भी अलाउड नहीं है, लेकिन रेगुलेशन आने पे कैप्टिव इंश्योरेंस का मतलब होता है इन हाउस इंश्योरेंस कंपनी होगी। ये टोटली ए सेपरेट इंश्योरेंस कंपनी ही, लेकिन टोटली ओन्ड बाय वन बिजनेस हाउस, टाटा, बिरला, मे बी रिलायंस, और वो केवल उनके ग्रुप कंपनी का ही बिजनेस करेगी, वो बाहर का बिजनेस नहीं करेगी। अब आपको लगता होगा ये रिस्की प्रोपोजिशन है, तो रिस्की प्रोपोजिशन बिल्कुल नहीं है। होगी तो वो इंश्योरेंस कंपनी ही ना, वो अपना री इंश्योरेंस सपोर्ट कर सकती है। रिलायंस का ग्रुप का अगर कंपनियों में रिस्क मैनेजमेंट सेफ्टी नॉर्म अच्छा है तो बाहर के री इंश्योरेंस कंपनी उसको कम रेट पे री इंश्योरेंस सपोर्ट दे सकती है। डिपेंड करता है। इससे फायदा क्या होता है कि चूंकि अपना ही लॉस होने वाला है, इसलिए कंपनियां अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइल को अच्छा बनाने की कोशिश करती हैं ताकि लॉस कम हो। अभी आप लोगों को मालूम होगा हेल्थ इंश्योरेंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मालूम होगा कि नारायण हृदयालय वाले जो डॉक्टर साहब सेठी हैं, उन्होंने खुद की अपनी इंश्योरेंस कंपनी चालू की है और उनका जो प्रोडक्ट है केवल अभी बेंगलुरु में अवेलेबल है। और उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आप नारायण हृदयालय के हॉस्पिटल में ही भर्ती होंगे। अब देखिए दोनों तरह से दोनों कंपनियां उन्हीं की है, हॉस्पिटल भी उन्हीं का है, इंश्योरेंस कंपनी भी उन्हीं का है, दोनों का कंट्रोल। तो आज हेल्थ इंश्योरेंस की स्थिति क्या होती है? हम कस्टमर इंश्योरेंस कंपनियों को गाली देते हैं और इंश्योरेंस कंपनियां हॉस्पिटल को गाली देती हैं कि हॉस्पिटल पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। तो अगर एक ही ग्रुप के पास हॉस्पिटल भी और इंश्योरेंस कंपनी हो तो लो भाई कंट्रोल करो आपस में ही, डोंट चार्ज मोर देन रिक्वायर्ड। ज्यादा चार्ज करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी को लॉस होगा, कम चार्ज करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी को फायदा होगा, ग्रुप का तो फायदा होगा ही होगा। एनीवे डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन यस विदेशों में कैप्टिव इंश्योरेंस कंपनी का बढ़ावा है, दिया जाता है और इंडिया में भी आने की संभावना है। जो कोऑपरेटिव इंश्योरेंस होता है वो थोड़ा अलग होता है। आपने देखा होगा कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और एक कमर्शियल बैंक होता है। कमर्शियल बैंक में ओनरशिप एक शेयर होल्डर के पास होती है और बैंक का जो लॉस गेन होता है वो शेयर होल्डर मतलब उससे बाधित होता है, उससे इन्फ्लुएंस होता है। जो कोऑपरेटिव बैंक होता है उसमें जो भी कस्टमर होता है वो खुद ही उसका मालिक होता है।
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन उनका डिपॉजिट कितना है, उनके पैसे कितने हैं, लेकिन मालिकाना हक जो होता है वो कस्टमर के पास होता है थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली तो आप लोग जानते हैं कि वहां भी पॉलिटिशियन लोग का कब्जा हो जाता है और दिक्कतें होती हैं। जो बैंक में जो आजकल बैंक जो क्रैश कर रहे हैं उसमें कोऑपरेटिव बैंक ही होते हैं ज्यादातर। एनीवे, वही कंसेप्ट इंश्योरेंस में है। कोऑपरेटिव लाइसेंस का मतलब होता है इंश्योरेंस के सेक्टर के संदर्भ में कि जो भी कस्टमर होगा वो पार्ट ओनर होगा। तो अभी जो हम लोग रोते हैं कि यार हमसे ज्यादा ये पैसा लेकर के ये कंपनी वाले ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, वो शिकायत दूर हो जाएगी। हम ही कस्टमर हैं, हम ही मालिक हैं। अगर कंपनी फायदे में जाएगी तो मुझे भी डिविडेंड मिलेगा, कंपनी लॉस में जाएगी तो हमारा ही लॉस होगा। फिर वही बात आती है, उम्मीद की जाती है कि जब ये कंपनी कस्टमर ओन्ड होगी तो कस्टमर लोग भी अपना जो मिसयूज करते हैं उसको नहीं करेंगे और कंपनी के हित में ही काम करेंगे। जब जाएंगे हॉस्पिटल में तो सिंगल सूट नहीं खोजेंगे, शायद उम्मीद करेंगे कि चलो भाई जनरल वार्ड में भी मेरे को भर्ती कर दो, कोई बात नहीं, कंपनी तो मेरा ही है, प्रीमियम तो मेरा ही है। इस तरह के कंट्रोल की उम्मीद की जाती है क्योंकि आप ही मालिक हैं और आप ही पॉलिसी होल्डर हैं। तो देखिए क्या होता है, इसके शायद चांसेस थोड़ा कम हो सकते हैं। और फिर मैं बता दूं आपको कि 1956 के पहले इंडिया में कोऑपरेटिव इंश्योरेंस का कंसेप्ट था। बहुत सारी कंपनियां जो लाइफ इंश्योरेंस खास करके थी वो कोऑपरेटिव मोड में ही काम करती थी। तो 1956 में सबका अधिग्रहण हो गया, कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस खत्म हो गया, अभी तक बंद है। हो सकता है अगर ये लाइसेंस आ जाए, रेगुलेटरी चेंज आ जाए तो फिर से हम कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी देखने को मौका मिले। चलिए, ये बहुत ही डिबेटेबल है। हालांकि कभी कभी वो एक कहावत है ना कि अगर आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो अच्छा है कि इसको आप रेगुलेट ही कर दो, इसके लिए नियम कानून ही ला दो। इंडिया में थ्योरेटिकली, और अभी भी हकीकत है कि आप लोग भी उसी में काम करते हैं, कोई भी अभिकर्ता एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस और एक शाही इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम कर सकता है। अब आरोप क्या लगता है, चूंकि मैं एलआईसी का एजेंट हूं, मैं केवल एलआईसी की पॉलिसी बेच सकता हूं, इसलिए मेरी यह मजबूरी है कि किसी भी कस्टमर का, वेदर उसके लिए एलआईसी की पॉलिसी अच्छी हो या ना हो, हम उसको बेचने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल तो ये मैं भी जानता हूं, आप सबके घर में मल्टीपल लाइसेंसेस हैं कि वाइफ के नाम पे लाइसेंस है, बेटी के नाम पे होगा, बेटे के नाम पे होगा। सरकार अब ये सोच रही है कि क्यों ना इस आर्किटेक्ट को, इस बंधन से अभिकर्ता लोगों को मुक्त कर दिया जाए। आईआरडीआई लाइसेंस दे देगी और फिर अभी जो प्रपोजल है कि एक अभिकर्ता 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनी और 3 शाही कंपनी के साथ पैरेलली ऑफिशियली काम कर सकता है। अब इसके जो प्लस माइनसेस क्या होंगे ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें माइनस होने वाला है, काम तो वैसे भी हो रहा है। अब इसको एक आधिकारिक रूप से इसको अलाउ करने की बात है, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संभव है कि अगर ये मॉडल हिट करे, मॉडल अच्छा रिजल्ट दे, पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब फीडबैक आए, तो एक कंसेप्ट होता है जो विदेशों में होता है जिसको बोलते हैं मैनेजिंग जनरल एजेंट। वहां जाने की एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। मैनेजिंग जनरल एजेंट का यह मतलब होता है कि बड़े बड़े एजेंट जो कि ब्रोकर की तरह ही होते हैं, वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। यहां तो भी 3+3+3 का नियम की उम्मीद है। अच्छी बात यह होती है कि वो ऐसे एजेंट होते हैं जिनको कि इंश्योरेंस कंपनी अंडरराइटिंग और क्लेम सेटलमेंट का भी अथॉरिटी दे देती है। यानी वो एजेंट ही अंडरराइटिंग करके पॉलिसी इशू कर देगा और वो एजेंट के पास इतनी अथॉरिटी होती है, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात होती है, कितने का वो क्लेम दे सकता है, नहीं दे सकता है, वो एजेंट के रिपुटेशन, उसके अपने स्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, छोटा मोटा क्लेम वो एजेंट अपने पॉकेट से दे देगा, अपने अकाउंट से दे देगा और बाद में उस पैसे को वो इंश्योरेंस कंपनी से ले लेगा। दूर की बात है, लेकिन संभव है कि हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। विदेशों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही चलने वाला ये आर्किटेक्ट होता है। चलिए, एक बड़ा ही अजीब सा ये प्रपोजल है जो पुराने लोग, हम जैसे लोग इसको जल्दी मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, नहीं हो सकते हैं। प्रपोजल ये है कि अगर बैंक इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच सकता है तो क्यों ना इंश्योरेंस कंपनी को भी ये परमिट किया जाए कि वो अपने कैंपस में, अपने ऑफिस से दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट को वो डिस्ट्रीब्यूट करें। जिस तरह से उनको कमीशन मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी को भी कमीशन मिलेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस में हो सकता है
कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट बिकने लगे, हो सकता है कि हाउसिंग लोन वहीं बिकने लगे, हो सकता है कि आप म्यूचुअल फंड उसी इंश्योरेंस कंपनी से बेचने लगे। अब मेरे को थोड़ा सा ये अजीब सा लगता है, मे बी आई एम ऑल्सो ऑफ द ओल्डर जनरेशन, लेकिन यस, क्वेश्चन ये है कि बैंक बेच सकता है तो हम क्यों नहीं बेच सकते हैं। हालांकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इंडिया में अभी जो सबसे बड़ा जो इशू है, जिसपे कि सरकार ने भी अपना कंसर्न शो किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने वक्तव्य दिया है, फाइनेंस सेक्रेटरी ने वक्तव्य दिया है, और जहां तक मुझे मालूम है कि हाल में लगभग 15 दिन पहले लाइफ इंश्योरेंस और बैंक के सीईओ की मीटिंग बुलाई गई थी, और इस बात की चर्चा की गई थी कि बैंक का इंश्योरेंस में जिस तरह से इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, ये कस्टमर के हित में नहीं है, इस पर रोक लगाई जाए। अभी हाल में 2 दिन पहले से एक न्यूज फ्लो हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि बैंक का इंश्योरेंस में बैंकों को कमीशन मिलना बंद हो जाएगा, बल्कि उनको इंश्योरेंस कंपनी रेफरल फी या क्या बोलते हैं उसको, फेलिसिटेशन फी देगी। बात तो वही रही, कमीशन नहीं दे करके आप कमीशन से ज्यादा उनको रेफरल फी देना शुरू कर दीजिए। एनीवे, व्हाट आई एम सिंपली सेइंग कि बैंक का इंश्योरेंस जो अभी अरेंजमेंट है वो खुद ही स्ट्रगल कर रहा है। उस संदर्भ में इंश्योरेंस कंपनी को बैंकिंग प्रोडक्ट बेचना अलाउ करना कहां तक संभव होगा, मुझे पर्सनली इस बात पे डाउट है, लेकिन लेट अस सी एंड वेट। हाँ, एक चीज और जो है जिसकी पूरी प्रबल संभावना है वो ये है कि इंश्योरेंस कंपनियों को जो IRDAI से और इंश्योरेंस एक्ट से जो गाइडलाइंस मिलता है कि आप पैसे का इन्वेस्टमेंट कहां कहां कर सकते हैं, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन आ सकता है। इंश्योरेंस एक्ट का जो सेक्शन 27 है वो डील करता है कि इंश्योरेंस कंपनियां दोनों के लिए, लाइफ के लिए भी और जनरल के लिए, अलग अलग नॉर्म है कहां पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। यूलिप पॉलिसी चूंकि मार्केट ओरिएंटेड है, वहां थोड़ा नॉर्म रिलैक्स्ड है, बल्कि वहां भी है कि आप उन्हीं कंपनियों में पैसा लगा सकती हैं जो 3 साल से डिविडेंड दे रहा हो, उसी बॉन्ड में पैसा लगा सकती हैं जो कम से कम ए रेटेड हो। ट्रेडिशनल पॉलिसी में इंडोमेंट क्लास जो हम लोग अक्सर बेचते हैं, उसमें नॉर्म है कि कम से कम घुमा फिरा करके आप मान के चलिए कि लगभग 75% पैसे का इन्वेस्टमेंट सरकारी तंत्र में होता है। तो सेफ्टी तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं जहां सेफ्टी होती है वहां रिटर्न कम होता है। आप भी मानेंगे, अभी एक भाई जो त्यागी जी या क्या थे, जो शुरू में उन्होंने कहना शुरू किया कि जो मार्केट में मैं जा रहा हूं तो जो मैं ट्रेंड को ऑब्जर्व कर रहा हूं वो है कि यूलिप प्लस टर्म इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आज का जो कस्टमर है न्यू जनरेशन का, वो चीजों को कंपेयर करता है। हम लोग चाहे जो भी कहानी बना ले, फैक्ट ये है कि हमारे ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर बंदा यंग हो, प्रीमियम कम हो, तो मैक्सिमम रिटर्न 6% के आसपास आएगा। ठीक है, वो टैक्स बचा के दिखा करके हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं, और अगर व्यक्ति का उम्र ज्यादा हो, प्रीमियम ज्यादा हो, तो रिटर्न कम आएगा। अभी मेरी एक पॉलिसी मैच्योर्ड की है 25 साल की, 90-25 पॉलिसी थी, 25 साल की पॉलिसी, 1 लाख की पॉलिसी है, मुझे 2,60,000 क्लेम मिला है अभी 3 दिन पहले, 28 अप्रैल को। देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है किसी भी कीमत पे वो जो मेरा रिटर्न होगा वो 6% से ज्यादा नहीं होगा। मैं देख के बताऊंगा आपको, अतुल जी को बताऊंगा, या आप भी देख सकते हैं। 1 लाख का प्रीमियम, 1 लाख का सम एश्योर्ड, 3800 रुपया प्रीमियम मैंने 25 साल तक दिया और मुझे 2,60,000 मिला है। तो अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री को अगर सरवाइव करना है, ग्रो करना है, तो रिटर्न पे ध्यान देना पड़ेगा। रिटर्न पे अगर ध्यान देना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं उसको थोड़ा रिलैक्स किया जाए। थोड़ा ही, मैं ये नहीं कहता कि पूरा रिलैक्स कर दिया जाए, पूरा रिलैक्स करना बहुत खतरनाक होगा, लेकिन यस, थोड़ा सा रिलैक्सेशन के, म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगा सकते हैं, हम अच्छे से इंश्योरेंस। सो जो ब्रैकेट है ना कि 75% आपको देना है, हो सकता है सरकार कहे कि अब 60% ही देना है, यानी 15% पैसा फ्री हो जाएगा कि इंश्योरेंस कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं वो अपने विवेक के अनुसार अच्छे स्क्रिप्ट्स में, अच्छे शेयर में, अच्छे बॉन्ड में उस पैसा को लगाएं, लाइकली टू इंक्रीज द रिटर्न। क्वेश्चन मार्क तो होना चाहिए कि उसका इन्वेस्टमेंट का रिस्क प्रोफाइल कैसा है। ये रेगुलेशन तो नहीं है, लेकिन आज के डेट में मार्केट में सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो इसी चीज का है। इसको बोला जा रहा है बीमा ट्रिनिटी। और ये जो हमारे जो पहले वाले जो IRDAI के चेयरमैन थे देवाशीष पंडा जी, उनका ये बहुत ही पेट सब्जेक्ट था, उनका पैशन कह लीजिए। बेचारे कंप्लीट नहीं कर पाए, उसके पहले ही उनका टर्म खत्म हो गया। अगर वो कंटिन्यू करते तो डंडा इस पे चलता रहता।
और अच्छी चीज है, मैं इसका समर्थक हूं, अच्छा चीज उन्होंने किया है। और ये जो दिमाग में जो उनके आया है ना, वो जो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, कि सबके पास इंश्योरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। और वो तभी होगी जब सबके पास की, जब हम बात करते हैं तो वो गरीब और छोटे लोगों की भी बात कर रहे हैं, जो गांव में रहते हैं, दूर दराज में रहते हैं। अब उन लोगों तक इंश्योरेंस की पॉलिसी पहुंचे, उसके लिए दो रिक्वायरमेंट है। एक तो ये इंश्योरेंस का कॉम्प्लिकेशन हो कि भाई लाइफ के लिए अलग, जनरल के लिए अलग, टाइटल के लिए अलग, होम के लिए अलग, ये खत्म हो। और दूसरा हो, टेक्नोलॉजी पे पॉलिसियां बिके ताकि खर्च कम हो, पॉलिसियां सस्ता हो। इस संदर्भ में ये तीन चीजें लाई गई हैं। और ये तीन चीजें क्या है, इसको, क्योंकि ये तीन आइटम है, इसको बीमा ट्रिनिटी नाम दिया गया उनके द्वारा या इंडस्ट्री के द्वारा दिया गया। पहला है बीमा विस्तार। बीमा विस्तार एक कंपोजिट प्रोडक्ट है। कंपोजिट याद रखिए, एक ही पॉलिसी जिसमें कि लाइफ भी है, हेल्थ भी है, हाउस भी है, और और क्या है, कैटल भी है शायद उसमें। मैं अगर कैटल नहीं भी हो तो लाइफ, हेल्थ और होम इंश्योरेंस तो पक्का है, एक ही पॉलिसी। अब ये तब बिकेगा जब कंपोजिट इंश्योरेंस का कंसेप्ट आएगा, या आज भी अलाउड है कि दो इंश्योरेंस कंपनियां आपस में मिल करके इस पॉलिसी को बेच सकती हैं। तो जैसे लाइफ इंश्योरेंस, अगर मान लीजिए एलआईसी टाई अप कर ले न्यू इंडिया के साथ, तो बेचेगी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो जनरल इंश्योरेंस वाला जो प्रीमियम होगा वो न्यू इंडिया को दे देगी। लेकिन जब ये कंपोजिट इंश्योरेंस वाला प्रोडक्ट आ जाएगा, लाइसेंस आ जाएगा, तो आसान हो जाएगा। तो बीमा विस्तार का मतलब है एक ही पॉलिसी जिसमें लाइफ, हेल्थ में हेल्थ इंडेमनिटी नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, उसमें हॉस्पी कैश का प्रोविजन है कि अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होंगे तो 1,000 रुपया या 500 रुपया पर डे आपको मिलेगा। और यहां कैपिंग है, मेरे ख्याल से लाइफ इंश्योरेंस का जो कवरेज है 2 लाख का है, होम का 2 लाख का है। मैं भी अभी डिटेल पढ़ा था, मैं भूल गया हूं। और इसका प्रीमियम लगभग 2,000 रुपये के आसपास IRDAI ने सुझाया है, यानी 2,000 रुपये में 3-4 इंश्योरेंस का कंपोजिट कवर। दूसरा है बीमा वाहक। IRDAI, पंडा जी का यह आइडिया था कि चूंकि ये प्रोडक्ट सस्ता है, शायद इसको महिलाएं गांव में ज्यादा बेच पाएंगी, क्योंकि वो घर के अंदर जा सकती हैं, मेल का एक लिमिटेशन होता है। ये बीमा वाहक जो कंसेप्ट है उसमें यह है कि ये महिलाएं ही एजेंट होंगी। और आपको याद होगा कि अभी हाल में 2-2.5 महीना पहले LIC के चेयरमैन के द्वारा यहाँ रोहतक या कहीं रोहतक डिवीजन में महिलाओं स्पेशल ड्राइव चलाया गया कि महिला एजेंट का ही रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो बीमा वाहक का मतलब हो गया ट्रेंड फीमेल एजेंट्स, दोज हु विल बी सेलिंग बीमा विस्तार पॉलिसी। मैंने पहले ही कहा कि ये सारी पॉलिसियां टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे बिकेंगी, क्योंकि सस्ता रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट, कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग कम होगी। इसके लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है, जो कि एक परिचित हमारे मित्र हैं, उन्हीं की कंपनी है, जिसका नाम है जॉपर, यही नोएडा में कंपनी है। उस कंपनी को टेंडर दिया गया IRDAI के द्वारा कि आप एक ऐसा पोर्टल बनाए जिसके थ्रू एजेंट, जो लेडी एजेंट है, उनका ऑनबोर्डिंग किया जाए और वो पॉलिसी भी समय आने पे बेचा जा सके। बीमा सुगम आपने सुना होगा, मैंने लिखा है कि अमेजन एंड फ्लिपकार्ट ऑफ इंश्योरेंस। ये फिर एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो काफी कॉम्प्लिकेशन में फंसा हुआ है, क्योंकि इतना उम्मीद इससे की गई है कि शायद अभी ये रोल आउट हो ही नहीं पा रहा। बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि एक प्लेटफॉर्म होगा अमेजन के जैसा, जहां बीमा बेचने वाले, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनियां डायरेक्ट बेचना चाहे या ब्रोकर बेचना चाहे या आप और हम जैसे अभिकर्ता बेचना चाहें, खरीदने वाला आएगा, TPA आएगा, आपका हॉस्पिटल आएगा। मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोग एक इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं और एक दूसरे के साथ सर्विसिंग का फायदा ले सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि एजेंट, पॉलिसी होल्डर अपना क्लेम यहां इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी पे दावा करेगा और पूरा ट्रैकिंग की व्यवस्था रहेगी कि एजेंट या अभिकर्ता या पॉलिसी होल्डर खुद देख पाए कि मेरा क्लेम की स्थिति क्या है। ड्रीम प्रोजेक्ट है। IT कंपनी में सोचना बड़ा आसान होता है, जब उसका आप प्रोग्रामिंग करने बैठते हैं ना तो काफी तकलीफ होती है। ये प्रोग्राम, ये जो इनिशिएटिव है, ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। इसके लिए एक कंपनी बनाई गई है, CEO साहब का रिक्रूटमेंट भी हो गया है, जोर जबरदस्ती करके इंश्योरेंस कंपनियों से इसका पेड अप कैपिटल भी दिलवा दिया गया है।
लेकिन काम का जो प्रोग्रेस है वो उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। इसके लॉन्चिंग के कई बार डेट बदल चुके हैं और आईटी एक्सपर्ट्स लोगों का मानना है कि ये बहुत टफ काम है। एनीवे, लेकिन अगर सिंपल होता तो शायद अब तक लॉन्च हो चुका होता। लेकिन आने वाले समय में तो होगा, टीथिंग ट्रबल होगा, लेकिन आने वाले समय में होगा। ये रेगुलेशन नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज था, इसलिए मैंने आप लोगों से डिस्कस करना उचित समझा। और इसके साथ ही ये मेरा पीपीटी खत्म हो गया, टाइम में भी 10 मिनट शायद होंगे, तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आई विल बी हैप्पी टू टेक। हाँ, 10 मिनट समय है, अभी 8:51 हुआ है। क्लास क्लास में साइलेंस होने पर बहुत डर लगता है। सर मैं एक सवाल असल में मैं अपना डिजिटल हैंड रेज करने की कोशिश कर रहा था, बट वो स्क्रीन पे कर नहीं पा रहा था। सर मैं बस आपसे आज का जो सेशन था वो तो मतलब वंडरफुल था, हम लोगों के लिए आई ओपनिंग था। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी जो अभी तक हम लोगों को नहीं पता। कुछ चीजें हमें ना मतलब पता तो शायद हो सकता है, बहुत सारी चीजें हमें थी सब लोगों को, लेकिन ये पीस मील में थी। आज आपने जो जो जिस सीक्वेंस में चीजों को बताया ना, ये हमारे लिए एक मतलब वैल्यू एडिशन था। आपने जो एक बात बोली थी कि जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो पहले सीधा इंश्योरेंस की बात नहीं करते, आई ब्रेक करना जरूरी होता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हमें बहुत हेल्प करेंगे। बट मेरा सर एक छोटा सा ये क्वेश्चन है, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि जो एक जो आपने बताया कि भाई 3 लाइफ 3 नॉन लाइफ और 3 स्टैंड अलोन का है ये प्रोसेस है, आपको क्या लगता है कि ये प्रोसेस हमारे पास कितने दिन तक, क्योंकि ये सुनते हुए लंबा टाइम हो गया, बट अभी आपको आपके हिसाब से, बिकॉज आप बहुत सारे इंडस्ट्री के दिग्गज लोगों के साथ उठना बैठना रहता है आपका, आप बहुत जगह पे लेक्चर्स देने जाते हैं, तो आपके पास हमारे से थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। आपके हिसाब से ये कब कब ये कितना टाइम और लग सकता है ये, क्योंकि ये प्रोसेस होने के बाद ना लाइफ में हम मतलब एडवाइजर लाइफ जो एडवाइजर्स अच्छा काम करना चाह रहे हैं ना, उन लोगों की जिंदगी थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। क्योंकि आप बार बार किसी के नाम से एजेंसी लो, उसकी अकाउंटिंग करो, ये उसको उसको मैनेज करो, ये थोड़ा सा टफ जॉब है। यदि 3 ऑप्शन अवेलेबल हो जाती हैं तो लाइफ बहुत आगे और अच्छे तरीके से जा सकती है। जहां तक मेरी जानकारी है अतुल जी, ये जो प्रपोजल है ये काफी सीरियस प्रपोजल है, इसके आने की पूरी संभावना है। देखिए, आपको मालूम होगा कि जो कॉर्पोरेट एजेंसी वाला जो रेगुलेशन है या जो बैंक का इंश्योरेंस वाला है, उसमें नंबर बढ़ गया। पहले बैंक को भी अलाउड था कि केवल 1+1+1 करेगा, बाद में वो 3+3+3 हो गया, अब हम सुन रहे हैं कि 9+9+9 हो गया। चूंकि उन सब चीजों में एलआईसी एक्ट या जीआईसी एक्ट जो कि पार्लियामेंट से पास हुआ है का लिंक नहीं है, इसलिए वो हो गया। लेकिन जब आप अभिकर्ताओं के लिए जब ये नियम बदलेंगे तो उसमें एलआईसी एक्ट में भी बदलाव की जरूरत होगी। उसमें चूंकि एलआईसी इन्वॉल्व है, एलआईसी के भी एजेंट हैं, जीआईसी के भी एजेंट हैं। तो जहां तक मेरी जानकारी है कि अगर अगर एलआईसी जीआईसी के एजेंट को नहीं करना होगा तो ये तो तुरंत हो जाएगा। लेकिन चूंकि एलआईसी और जीआईसी के भी एजेंट इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसमें उस एक्ट में बदलाव के कारण थोड़ा डिले होगा। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है ये प्रपोजल काफी सीरियस है और इसके आने की संभावना। अब वही बात है, मॉनसून सेशन का इंतजार आपको तो करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, एक मैं एक बार अजय त्यागी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, उन्होंने डिजिटल हैंड रेज करा था अपना। अजय त्यागी जी क्वेश्चन करें। मेरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपने कवर कर लिया, इसलिए मैंने हैंड नीचे कर लिया था। अच्छा। पर लेकिन कभी ना, अभी अमित पालीवाल जी ने भी लिखा है कि आईएमएफ को 3 लाइफ और 3 जीआईसी 3 साही ले सकते हैं। कल मेरी एक आईएमएफ के लिए बात हुई किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। अमित जी, उन्होंने लेटेस्ट अपडेट हमें दिया कि हम 6 लाइफ 6 जनरल और 6 साही के साथ काम कर सकते हैं यदि हम आईएमएफ बनाते हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है। देखिए अजय जी, आईएमएफ तो एक अलग कंपनी हो गई ना। हाँ हाँ, वो तो एक तो पहले उनका 2+2+2 अलाउड था, अब उनको 6+6 कर दिया कर दिया। लेकिन क्या है, ये जो ना, ये थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि आप एक आपकी अथॉरिटी से बातचीत भी होती रहती है, इंटरेक्शन भी होता ही रहता होगा किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर, तो आपको ये फीडबैक देनी चाहिए सर। यदि मल्टीपल कंपनीज किसी इंडिविजुअल एजेंट को नहीं दी जाएंगी तो इंडस्ट्री का विस्तार इतनी तेजी से या इंश्योरेंस पेनिट्रेशन नहीं बढ़ेगा, उससे पेनिट्रेशन में ही मदद मिलेगी। इसीलिए तो ये 3+3 प्रपोजल है कि आपको भी 3+3+3 दिया जाएगा।
ठीक है सर, पर वो मेरा क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया जैन साहब ने, मैं तो यही देखिए IMF जो है बहुत अच्छा कंसेप्ट आया 2016 में आया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये है वो वन मैन टाइप कंपनी, प्रोप्राइटरशिप में जनरली लोग रखते हैं, लेकिन उसका कंप्लायंस बर्डन इतना हो जाता है कि लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने इस पे बच्चों से सर्वे भी करवाया था, लोग का कंप्लायंस बर्डन बहुत ज्यादा है छोटी कंपनी लेकिन कंप्लायंस उनको ब्रोकर की तरह करना पड़ता है। इसलिए 3+3+3 आ जाए और घर में वाइफ के नाम पे, तो आपके पास 6+6+6 का ऑप्शन आ जाएगा और आपकी लाइफ आसान होगी, क्योंकि आप इंडिविजुअल व्यक्ति की तरह अपना IT रिटर्न वगैरह फाइल करेंगे। एक क्वेश्चन मेरा है कि जैसे ये रेगुलेटरी चेंज आ रहे हैं तो हम लोग जो इतने सर आपकी आवाज में सुन नहीं पा रहा हूं। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है सर? कम आ रही है। अच्छा, बोलिए बोलिए, मैं कोशिश करता हूं। मैं ये कहना चाह था, जो ये प्रपोज चेंज है, अब हम इतने वर्षों से LIC का काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में हैं, हमें अपने आप को क्या गियर अप करना पड़ेगा, क्या मतलब ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम जो है ना इस प्रपोज चेंज में अपने आप को ढाल पाए? सर ये पांडे सर जो सुरेश अरोड़ा सर कह रहे हैं कि जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सर का काम कर रहे हैं, हमें अपने अंदर क्या चेंजेस करने पड़ेंगे जो हम इन सब चेंजेस को अडॉप्ट कर पाए? 2-3 चीज सर मुझे लगता है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। ठीक है, आपके पुराने रिश्ते हैं, लेकिन आपके रिश्तों में भी तो आपके कस्टमर बेस में नए नए बच्चे आएंगे ना। तो एक तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक से भी होना पड़ेगा। बच्चों आपके तो अब आपके दोस्तों के थे, अब पोते भी अब कस्टमर बनने लायक हो गए होंगे 18 साल के शायद। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों से बात करने का जो जो आजकल बोलते हैं ना, लिंगो बोलते हैं, उनका जो कंफर्ट जोन है वो टेक्नोलॉजी होगा। तो ठीक है, आप करें या ना करें, आपका स्टाफ करे, लेकिन उनसे उस लेवल पे आना पड़ेगा। दूसरा, जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सर हमारे जो रिश्ते पे बिकते रहे हैं, कहीं ना कहीं बदला है। आज के डेट में कोई भी बच्चा आज के डेट में इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग पोर्टफोलियो में डालना चाहता है। तो हमें उन्हें पता ना, मे बी आई एम बायस्ड, लिटिल बिट बायस्ड, लेकिन मैंने भी पिछले 15 सालों में कोई भी इंडोमेंट पॉलिसी नहीं खरीदी है, क्योंकि अगर देखेंगे तो लॉन्ग रन में यूलिप टाइप ऑफ पॉलिसी का जमाना आएगा। ठीक है, पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एन्युटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा ट्रेडिशनल प्लान है वो थोड़ा कम रिटर्न देता है, क्योंकि गारंटी होती है, इसलिए वहां बिकने की संभावना अभी भी रहेगी। आने वाले समय में रिस्क, रिटर्न और एन्युटी, ये तीनों को बिल्कुल अलग करके ही बेचने में शायद संभावना है। क्योंकि मैं डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं करता हूं, मेरा जो भी नॉलेज है वो आप जैसे लोगों से बातचीत से या कस्टमर से डायरेक्टली बात पे डिपेंड करता है। तो टर्म इंश्योरेंस, रिटर्न ओरिएंटेड पॉलिसीज एंड एन्युटी रिटायरमेंट, 3 कंपार्टमेंट। राइट सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का जो सेशन था वो वंडरफुल था, हम लोगों के लिए आई ओपनिंग था। मैं अब सुनील डैंग जी से कहूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स सर को दें और फिर आज शांति पाठ की तरफ हम मूव करेंगे। मैं चाहूंगा सुरेश अरोड़ा जी से वोट ऑफ थैंक्स कराएं सर। सुरेश अरोड़ा जी हमारे सीनियर। सर की आवाज बढ़िया नहीं आ रही ना, सुरेश अरोड़ा सर की आवाज सुन लिया था बाद में। अच्छा बात सर। सुरेश अरोड़ा सर आप वोट ऑफ थैंक्स दीजिए सर का प्लीज। पांडे साहब, आज आपने हमारे को इतना अच्छा जो आने वाला समय है उसमें जो चीज हमें फेस करनी पड़ेगी उसका संज्ञान दिया, और हमारे को कैसे प्रिपेयर करें हम अपने आप को, ताकि जब समय आए हम इसको कर सकें। आपने पूरा हमारे को ज्ञान दिया, उसका दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप FPRT परिवार में आपका पहले भी इतना प्यार है और आगे भी हमारे साथ बनाए रखना, ताकि और हमें इस तरह की मतलब ये ज्ञान हमें देते रहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। FPRT हमारा भी परिवार है। हमें भी मजा आता आप लोग का चेहरा देख करके बीच बीच में। थैंक यू पांडे सर, थैंक यू थैंक यू। अब मैं Thank you, राजेश पांडे सर, thank you. राठौर जी, आप 30 सेकंड के लिए सबको अनम्यूट कर दो। थैंक यू पांडे जी। थैंक यू पांडे सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया सर।